जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। के साथ आपके सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों। इंडिया गठबंधन की भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों को निशाने पर लिया है। दोस्तों बताएंगे राहुल गांधी ने आखिर माफी भी क्यों मांगी है। इसी के साथ में कई बार हारे हुए नेता ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा तो सांसद ने कांग्रेस पार्टी के साथ में करीबियां दिखाई है। दोस्तों बताएंगे कहां से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी के साथ में पीडीए गठबंधन बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जबरदस्त मोर्चा बना रहा है। दोस्तों साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा मालदीव को लेकर जो टिप्पणी की गई थी, इससे भारत को ही उल्टा नुकसान हो रहा है। बताएंगे बीजेपी के नेताओं की अब आलोचना शुरू हो चुकी है दोस्तों, और बीजेपी के लोग अब शंकराचार्य को भी हिंदू मानने को तैयार नहीं है। बताएंगे भाजपा के केंद्रीय मंत्री के बयान पर शंकराचार्य ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी को फटकार लगाई है। इसके साथ में तमंचा लहराते हुए बीजेपी के नेता नजर आए हैं। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की भारत जोड़ो यात्रा देश के अंदर परिवर्तन लेकर आएगी तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जोड़ लिखेगा। इसके अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने न्याय की हुंकार लगाते हुए देश भर के अंदर भारत जोड़ो यात्रा का बिगुल फूंक दिया है। राहुल गांधी ने मणिपुर के अंदर यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा कि न्याय की हुंकार के रूप में देश भर में हो रहे भयंकर अन्याय के विरुद्ध आज से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हम जन जन की बात लोगों तक पहुंचाएंगे, मन की बात सुनाने नहीं बल्कि जनता की बात सुनने आए हैं। हम जनता का दुख दर्द समझने आए हैं, संवाद करने आए हैं और इसी जमीनी संवाद को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी की ओर से सभा को संबोधित किया गया है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से कई सारी तस्वीरें सामने आई है, जहां पर बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके बाद भारी संख्या में लोग राहुल गांधी के बस के सामने आकर उनका अभिवादन करते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी एक दुकान पर जाते हैं, वहां पर चाय पीते वक्त राहुल गांधी से स्थानीय लोग मुलाकात करने आते हैं। एक बच्चा भी राहुल गांधी के पास आकर बैठता है। इसी के साथ में और भी कई बच्चे हैं जिन्हें राहुल गांधी अपने बस की यात्रा करवाते हैं। साथ साथ राहुल गांधी के भाषण से पहले कांग्रेस पार्टी ने एक और तस्वीर जारी की है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के लिए मणिपुर पहुंचे। एक ही प्लेन में सारे नेता पहुंच रहे थे। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ में राजीव शुक्ला भी है और रणदीप सुरजेवाला और आनंद शर्मा भी आगे की सीटों पर बैठे हुए हैं। पीछे सचिन पायलट जैसे कांग्रेस पार्टी के कई और वरिष्ठ नेता मौजूद है। इसी के साथ में एक और तस्वीर में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी को भारत का झंडा तिरंगा देकर यात्रा की शुरुआत करवा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। दोनों नेताओं ने राष्ट्रगान भी गाया है। दोस्तों इस तरीके से यात्रा की शुरुआत हो गई है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि दिल्ली में कोहरे की वजह से हमारी फ्लाइट काफी लेट हो गई। हमें पता था कि आप लोग सुबह से हमारा इंतजार कर रहे हो, आप लोग परेशान हुए थे, इसलिए मैं आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में भाई बहन माता पिता मारे गए, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री आपके आंसू पोंछने नहीं आए। ये शर्म की बात है। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले, हमने भारत को जोड़ने की बात की, नफरत मिटाने की बात की, लाखों लोगों से बातचीत की और उनका दर्द सुना। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मणिपुर के लोगों के दर्द को समझते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस राज्य में शांति लाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में हम सुबह 6 बजे चलते थे और 7 बजे खत्म करते थे। हम आपकी बात सुनते हैं, आपको मन की बात नहीं बताना चाहते हैं। हम आपके साथ मिलकर भाईचारे का विजन पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं 29 जून 2023 को मणिपुर आया था। उस विजिट के दौरान जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, वो पहले मैंने कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं सुना था। मैं राजनीति में 2004 से हूँ। मैं पहली बार ऐसे किसी राज्य में गया जहाँ पर गवर्नेंस कोलैप्स हो चुकी है। वो मणिपुर अब पहले वाला मणिपुर नहीं रहा है। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बीच में पिछली बार गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया था। मीडिया ने दिन रात गुलाम नबी आजाद को लेकर चर्चाएं की थी, खासकर गोदी मीडिया ने। दोस्तों इस बार भी कुछ ऐसा ही करने का प्रयास किया गया है। जैसे ही राहुल गांधी कल भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आए, वैसे ही मीडिया में खबरें फैलाई गई कि मिलिंद देवड़ा कांग्रेस पार्टी के नेता ने इस्तीफा दे दिया है और इतना बड़ा इस्तीफा बताया गया जैसे मीडिया में लगा कि कांग्रेस पार्टी के न जाने कितने बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 2 बार लोकसभा का चुनाव हारे हुए हैं और इस बार भी वो कांग्रेस पार्टी से बातचीत कर रहे थे, लेकिन उनकी सीट क्योंकि फिक्स नहीं हो पा रही थी, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का दामन थामा है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव हार चुके नेता के जाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता इस बात से मिली है कि बहुजन समाज पार्टी से निलंबित किए गए लोकसभा के सांसद दानिश अली ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने की बात कही है। दानिश अली ने रविवार को मणिपुर में पहुंचकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया है। लोकसभा के सांसद दानिश अली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी के साथ मैं इस यात्रा में शामिल होना चाहता था। उन्होंने कहा कि आज मैंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निर्णय लिया है। ये मेरे लिए बेहद खास और अहम पल है। मैंने काफी आत्ममंथन किया कि क्या फैसला लिया जाए, तब मुझे समझ में आया कि मेरे पास आज की स्थिति में मात्र 2 विकल्प हैं। उनमें से एक विकल्प मेरे को तय करने पड़ेंगे। मेरे पास पहला विकल्प यह है कि जो चल रहा है उसी के साथ चलना चाहिए, जो कुछ सामने आ रहा है उसको स्वीकार करो। दूसरा ये कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और गरीब वर्गों के शोषण को नजरअंदाज करने से लेकर देश में फूट डालों को लेकर बने वातावरण
के खिलाफ चौतरफा अभियान शुरू हो रहा है और इसमें समर्थन किया जाए। मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मुझे दूसरे विकल्प के साथ जाना चाहिए, इसीलिए मैं राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गया हूं। इसके बाद उन्होंने कई और बातें कहते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा की योजना का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर वर्तमान सांसद कांग्रेस पार्टी के साथ में आ रहे हैं, जो अपने सीट पर अपने दम पर लाखों वोट लाने की हिम्मत रखते हैं, जिनके पास अपना जनाधार है। इसके बावजूद मीडिया में चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि मिलिंद देवड़ा कांग्रेस पार्टी में कोई एक्टिव नेता भी नहीं थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों कि मिलिंद देवड़ा के जाने से कांग्रेस पार्टी को रत्ती भरी फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। साथ अखिलेश यादव ने चंपत राय यानी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव के द्वारा भेजे गए आमंत्रण पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के स्नेह निमंत्रण के लिए धन्यवाद एवं समारोह के सकुशल संपन्न होने की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद अखिलेश यादव के पत्र में लिखा गया कि हम प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के पश्चात पूरे परिवार के साथ दर्शनार्थी बनेंगे, यानी जल्द दर्शन करने के लिए आएंगे, पूरे फैमिली के साथ आएंगे। आज निमंत्रण मिला है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर दोस्तों, अखिलेश यादव भी कांग्रेस पार्टी की तरह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, बल्कि बाद में दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे और बड़ी संख्या में अपने परिवार के लोगों के साथ जाएंगे। साथ साथ अखिलेश यादव ने पार्टी के कैडर को एक्टिव करना शुरू कर दिया है। उन्होंने पार्टी के सारे नेताओं से कहा है, खासकर संगठन के लोगों से कहा है कि आप राज्य के अंदर प्रत्येक बूथ पर पीडीए के 10 प्रभावशाली नेताओं को शामिल करने की योजना पर काम करिए, यानी हर बूथ पर 10 ऐसे प्रभावशाली नेताओं को अपने साथ में रखिए जो पीडीए वोट अपने साथ में लेकर आ सकते हैं। प्रभावशाली है पीडीए, यानी दोस्तों पिछड़ा, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी लगातार इन वोटों को टारगेट कर रही है। 2/3 कुल मिलाकर वोट होते हैं ये पीडीए गठबंधन के, और यही बड़ा कारण है कि अखिलेश यादव ने अब बूथ स्तर पर भी इस गठबंधन को बनाने की अपील की है। देखते हैं किस तरीके का समाजवादी पार्टी का कैडर बनकर तैयार होता है। साथ साथ अखिलेश यादव बोले, कहा प्रत्याशी चाहे जिस दल का हो, अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने हैं तो किसी भी दल के किसी भी प्रत्याशी को जिताने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। एकजुटता के साथ उन प्रत्याशियों को जिताएंगे जो इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। साथ साथ भाजपाइयों के द्वारा मालदीव वाले कांड को लेकर की जा रही टिप्पणी के कारण भारत के लिए डिप्लोमेसी काफी मुश्किल हो गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके से मालदीव के राष्ट्रपति के पार्टी के मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी और जिस तरीके से मालदीव को टारगेट करने की कोशिश की थी, उसके बाद मालदीव की सरकार ने बार बार माफी मांगते हुए अपने आप को बयान से अलग किया। इसके बावजूद बार बार देश के एक तथाकथित गोदी मीडिया के अंदर भी जमकर मालदीव को टारगेट किया गया और इसका नुकसान अब भारत को हो रहा है। मालदीव अब चाइना के हाथ में और ज्यादा जाता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि मालदीव के प्राइम मिनिस्टर ने पहले बयान देते हुए कहा था कि हम छोटे देश हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर हमको डराएगा धमकाएगा, यानी भारत की और उनका इशारा था, निशाना उन्होंने भारत पर साधा था। इसके बाद अब मालदीव की सरकार ने ऑफिशियल तौर पर भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक मालदीव छोड़ने के लिए कहा है। यानी दोस्तों, भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है दोस्तों, क्योंकि चाइना के हाथ में खेलने वाले मालदीव के प्राइम मिनिस्टर को पहले ही भारत का विरोधी माना जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से मालदीव टूरिज्म को लेकर टिप्पणियां की गई थी, खासकर ऐसा लगा कि सरकार भारत के अंदर कहीं है ही नहीं, बीजेपी के लोग ही पूरा मोर्चा संभालकर मालदीव के नेताओं को टारगेट कर रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमेज देश की गई है। ऐसे में भारत सरकार को और ज्यादा नुकसान ना हो, भारतीय सेना को हटने के लिए मालदीव ना कहे, इसके लिए मोदी सरकार को डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत करनी पड़ेगी और अपने तथाकथित कार्यकर्ताओं को एक योद्धा बनने से रोकना पड़ेगा, जो लगातार किसी एक देश को टारगेट करके भारत की रणनीति को पूरी तरीके से खराब कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मालदीव वाले कांड में बीजेपी के समर्थकों के द्वारा पूरा माहौल बिगाड़ा गया है और स्थिति को भारत सरकार के स्तर पर सॉल्व करना चाहिए था, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइए। क्योंकि अगर 15 मार्च तक भारत के सैनिकों को हटाने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अब चाइना के सैनिकों को मालदीव अपने एरिया के अंदर लेकर आएगा, और क्योंकि मालदीव और भारत के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है, तो इससे भारत को नुकसान होगा। दोस्तों, भारत की सुरक्षा में सेंध मारने जैसी स्थिति हो सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि देश की विदेश नीति से तथाकथित पार्टी के नेताओं को दूर रहना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके से विरोधी लोगों पर हमलावर हैं कि वो सारी मर्यादाएं पार कर दे रहे हैं। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने टिप्पणी करते हुए शंकराचार्यों पर ही सवाल खड़ा कर दिया है और कहा है कि शंकराचार्यों का हिंदू धर्म को लेकर क्या योगदान है, उन्हें बताना चाहिए। यानी दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लोग नफरत में इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं कि जो उनके स्टैंड का, उनके मान्यताओं का विरोध कर रहे हैं, उन पर ही उल्टा सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं, चाहे वो कितना बड़ा भी क्यों ना हो। भारत के अंदर 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। इसके बाद शंकराचार्य की परंपरा चलती आई है, जिसका हिंदू धर्म के संरक्षण में सबसे बड़ा योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री को जवाब देते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का यह योगदान रहा है कि हजारों साल तक देश गुलाम रहा, विधर्मियों के कब्जे में रहा, फिर भी सनातन धर्म आज तक बचा हुआ है। नारायण राणे अपने माता पिता दादा दादी के साथ सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, तो इसमें 100 साल के संगठन का नहीं बल्कि 45 साल की पार्टी का नहीं बल्कि 2500 साल के शंकराचार्य परंपरा का योगदान रहा है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा शंकराचार्य के राजनीतिक चश्मे से प्रधानमंत्री को देखने वाले बयान पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शंकराचार्य ने तीखी आलोचना की है। दोस्तों, सवाल सबसे बड़ा यही है कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री खुलकर एक धर्म के सबसे बड़े, सबसे शीर्ष पर बैठे व्यक्तियों को भी ऐसे टारगेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की पोल खोल दी गई हो। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों,
साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी की संकल्प यात्रा के दौरान दो गुट बीजेपी के आपस में भिड़ गए। जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के बीच में विवाद इतना आगे बढ़ गया कि गोलीबाजी भी हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। तो अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के ये जिला पंचायत के सदस्य जीरो टॉलरेंस के जीरो हो जाने पर गोली चलाकर सलामी दे रहे हैं। खुलेआम गोली दागने वाले बीजेपी के नेता को बीजेपी हार पहनाएगी या मंत्री बनाएगी, इसका जवाब भाजपा के लोगों को देना है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी ने एंग्लो मणिपुरी युद्ध के योद्धाओं की स्मृति में बने खोकजोम युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है। इस दौरान पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साथ साथ कांग्रेस पार्टी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनुपस्थिति रहने की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अब सोमवार को यानी आज पवित्र शहर की यात्रा करने की जानकारी दी है। बड़े पैमाने पर पार्टी के लोग मौजूद रहेंगे। पार्टी ने अब कहा है कि 2000 से अधिक कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 15 जनवरी यानी आज मकर संक्रांति पर अयोध्या जाएंगे। इन नेताओं में उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राज्यसभा के सदस्य प्रमोद तिवारी, यूपी कांग्रेस के विधानमंडल की नेत्री आराधना मिश्रा मोना और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फैजाबाद के पूर्व सांसद निर्मल खत्री, पूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष पीएल पूनिया और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या यूपीसीसी यानी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाग लेने के लिए आमंत्रण भेजा गया है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमने किसी को भी आमंत्रित नहीं किया है, यह स्वेच्छा से हो रहा है, लेकिन बात सभी जिला इकाइयों में फैल गई है और कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लगभग 2000 के आसपास कांग्रेसी कार्यकर्ता दर्शन करने के लिए आएंगे। साथ साथ दोस्तों पूर्व पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के और कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने बड़े पदों से नवाजा है। दोस्तों जनरल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं आकाश विजयवर्गीय। आप लोग को आकाश विजयवर्गीय का वो वीडियो याद होगा जिसमें एक अधिकारी को बैट से पीट रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बीजेपी के नेता को हिदायत दी थी दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार ने एक बड़ी नियुक्ति की है। जनरल क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ यूपी के बरेली के अंदर उस्मान ने जमीन बेची, इसकी भनक करनी सेना के जिला अध्यक्ष राहुल को मिल गई। प्लान बनाया गया, उस्मान को ब्लैकमेल करके पैसा वसूलने की कोशिश की गई। राहुल ने अपने गौ रक्षा महानगर के अध्यक्ष देवेंद्र को जिम्मेदारी सौंपी। देवेंद्र ने अपने साथी सईद और अकरम के साथ गौकसी कर उस्मान की जमीन पर फेंका। पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यानी दोस्तों गंभीर मामला सामने आया है। गौकसी का सरगना निकला करनी सेना का जिला अध्यक्ष। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ये काफी गंभीर मामला है क्योंकि ऐसे कई मामले सुनने को मिलते हैं दोस्तों। एक तरीके से देश के राजनीतिक हालातों का इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है कि एक समुदाय के लोगों को टारगेट किए जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ बिहार में 2 से 3 महीने में लाखों शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इस उपलब्धि का श्रेय लेने के लिए आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने अपने अपने तरीके से टिप्पणी की है। इस पर मीडिया की ओर से दावा दोनों पार्टियों में होड़ मची है, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन मिलकर वो कहते हैं कि नीतीश तेजस्वी की सरकार है। इसके बावजूद मीडिया वालों को हर छोटी चीज में बिहार के अंदर आपस में फूटी दिखाई दे देती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता मिलिंद देवड़ा ने जब पार्टी छोड़ा तो कह रहे हैं कि 2019 में महाराष्ट्र के अंदर जब महाविकास आघाड़ी गठबंधन बना तो मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता था कि कांग्रेस पार्टी पर विपरीत असर पड़ेगा, यानी गलत असर पड़ेगा, क्योंकि शिवसेना यूबीटी हिंदुत्व की राजनीति करती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मिलिंद देवड़ा जो कांग्रेस पार्टी को शिवसेना यूबीटी में जाने से रोक रहे थे, आज खुद एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना की पार्टी में ही चले गए हैं। तो जवाब उनको देना चाहिए कि क्या उनका इससे भविष्य खराब नहीं होगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के कारण कम से कम 72,000 लोग ऐसे हैं जिनको बहुत तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी के सरकार के कार्यकाल के दौरान जो योजनाएं शुरू की गई थी अब वो अधर में लटक गई है। अधर में लटकी योजनाओं में राजीव गांधी किसान न्याय योजना अहम है। इस योजना के तहत गौठानों में वर्मी कंपोस्ट खाद के निर्माण का काम शुरू किया गया था, जो अब पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। लगभग 270 में करीब 10,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद बिक्री के अभाव में पड़ा हुआ है, यानी कोई खरीदने वाला नहीं है। वर्मी कंपोस्ट खाद के निर्माण का काम बंद होने से काफी ज्यादा नुकसान लोगों को हो रहा है, खासकर महिलाएं इससे ज्यादा प्रभावित हो रही है। कुल मिलाकर दोस्तों महिलाओं की इनकम बंद हो गई है और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को न्याय देने की बात कर रही थी, लेकिन स्थिति आज एकदम उल्टी हो गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ मिलिंद देवड़ा का इस्तीफा कोई ऐसे ही अचानक से आया हुआ इस्तीफा नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे की घोषणा का समय स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया है। रमेश ने कहा कि देवड़ा ने शुक्रवार को लगभग 8:52 पर मुझे मैसेज किया था और फिर उसी दिन दोपहर 2:47 पर मैंने जवाब दिया और पूछा कि क्या आप पार्टी छोड़ने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने 2:48 मुझे जवाब दिया कि क्या आपसे बात हो सकती है। मैंने उनसे कहा कि आप कॉल कर सकते हैं या मैं आपको कॉल करूंगा। फिर उसी दिन मैंने 3:40 पर उनसे बात की थी। उन्होंने दावा किया है कि देवड़ा ने उनसे कहा कि उन्हें चिंता है कि दक्षिण मुंबई सीट जो शिवसेना की सीट है उसे शिवसेना ही लड़ेगी। यानी दोस्तों एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को दक्षिण मुंबई की सीट नहीं मिलने वाली है और अगर दक्षिण मुंबई की सीट नहीं मिलेगी तो देवड़ा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वो राहुल गांधी से मिलना चाहते थे और उन्हें सीट के बारे में बताना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं भी राहुल गांधी से इस बारे में बात करूं। इसके बाद जयराम रमेश ने देवड़ा पर कटाक्ष करते हुए अपने पोस्ट में कहा कि मैं मुरली देवड़ा यानी मिलिंद देवड़ा के दिवंगत पिता के साथ लंबे समय
समय से जुड़ा रहा हूँ, बड़े ही सुखद तरीके से उनको याद करता हूँ। सभी राजनीतिक दलों में उनके करीबी दोस्त थे, लेकिन वह एक धुर कांग्रेसी थे और जो हर मुश्किल परिस्थिति में हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। तथास्तु, यानी एक तरीके से तंज कसा है उन्होंने। दोस्तों, कुल मिलाकर सीट के कारण मिलिंद देवड़ा पार्टी छोड़कर चले गए हैं, लेकिन इन बातों को अगर गोदी मीडिया के लोग दिखाएंगे तो शायद लोगों का जो भ्रम बना रखा है उन्होंने वो पूरी तरीके से टूट जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को झटका नहीं है, बल्कि मिलिंद देवड़ा की टिकट कट रही थी, इसीलिए वो भागकर गए हैं। साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को लेकर दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरेगी, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल इस बार एनडीए गठबंधन को छोड़कर हमारे साथ आएंगे और सरकार हमारी बनेगी। यानी भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें जरूर मिलेगी, लेकिन मेजोरिटी बीजेपी अपने दम पर हासिल नहीं कर पाएगी और उसके सहयोगी दल हमारे साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। क्या आप लोग इस तरीके के दावे का समर्थन करते हैं या फिर आप लोग की कोई और राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने एक साथ पार्टी को अलविदा टाटा बाय बाय कह दिया है। पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया गया है। पार्टी में संयोजक रहे ज्योत सिंह बिष्ट, आरपी रतूड़ी समेत कमलेश रमन और दूसरे कई पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी छोड़ चले हैं। यानी मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में उत्तराखंड के अंदर होगा। तीसरी पार्टी के उभरने के पूरे संकेत खत्म हो चुके हैं। शासक भारतीय कुश्ती संघ के निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने जानकारी दी है कि 12 जनवरी को एक अनजान नंबर से उनको फोन आया। 8:30 बजे और 9:35 पर फोन आया था। अनजान फोन नंबर से ये फोन किए गए थे। साथ दोस्तों, विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक बार फिर से बहस देखने को मिली है। असम हिल्स परिषद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन पर पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी दल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तारों को निशाना बनाने में जुटी है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में अधिक सीटें मांगे जाने पर कांग्रेस पार्टी की महत्वाकांक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। असम में दीमा हसौआ जिले के अंदर उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद में कांग्रेस पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। साथ आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने अफवाहों पर विराम लगाया। उन्होंने बताया कि वो बालासोर सीट यानी उड़ीसा की बालासोर सीट से चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। पिछले कुछ समय से ये चर्चाएं चल रही थी। इन अटकलों को उन्होंने पूरी तरीके से विराम लगा दिया है। देखते हैं उन्हें कहां से मैदान में उतारा जाता है। साथ हाल फिलहाल में दोस्तों, अटल सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और मीडिया में जमकर तस्वीरें दिखाई गई थी कि मोदी सरकार ने एक बड़ी योजना लागू की है, लेकिन अब इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि नवी मुंबई जाने के लिए हमको 1 घंटे लगता था, जो अब नए बने पुल से मात्र 52 मिनट लगेगा। यानी दोस्तों, केवल 8 मिनट लोगों के बचेंगे। इसके लिए लोगों को पहले 45 रुपए पे करना पड़ता था, देना पड़ता था, लेकिन अब 250 रुपए देने पड़ेंगे। लोगों ने सवाल पूछा है कि इससे हमें क्या फायदा हुआ? मात्र 8 मिनट बचाने के लिए हमको 45 रुपए की जगह 250 रुपए देने पड़ेंगे। यानी इतनी महंगी योजना बनाई गई है, उसे लागू किया गया है, जिसके कई सारे तस्वीरें दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी को विकास पुरुष बताते हुए गोदी मीडिया में दिन रात कार्यक्रम चलाए गए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जो पहले से रोड मौजूद है उसके कंपेयर में मात्र 8 मिनट का समय बच रहा है। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा कि ऐसे स्कीम, ऐसे सड़कें बनाने का क्या फायदा है। साथ साथ असम कांग्रेस ने 2021 के विधानसभा चुनाव का महत्वपूर्ण डेटा छुपाने का आरोप लगाया है। असम कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में बताया है कि पिछले विधानसभा चुनाव के फॉर्म 20 या अंतिम परिणाम पत्र में ऐसे बदलाव क्यों किए गए हैं जिनमें मतदाता केंद्रों के नाम और उन राजनीतिक दलों के नाम नहीं बताए गए हैं जिसके उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। पार्टी ने चुनाव आयोग द्वारा ऐसी जानकारी हटाए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से क्या जानकारी दी जाती है। दोस्तों, साथ साथ हिंदू धर्म को लेकर नारायण राणे ने कहा था कि हिंदू धर्म में शंकराचार्य का क्या योगदान है। इस पर जवाब देते हुए राजीव निगम बोले, कहा स्वयं नारायण जी बोल रहे हैं कि उनका बहुमूल्य योगदान रहा है हिंदू धर्म को शिखर तक पहुंचाने में। यानी दोस्तों, तंज कसा है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री पे, जो देश के शंकराचार्यों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं पर अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राम जी मेरे सपने में आए थे और बोले कि ई सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन एबे नहीं करेंगे। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि जब चुनाव आता है तो मंदिर आगे आ जाता है, चुनाव खत्म हो जाता है तो मंदिर को पूछा नहीं जाता। ये बातें उन्होंने अपने संगठन डीएसएस के स्थापना दिवस समारोह पर कही है। देखते हैं भाजपा की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। दोस्तों, इससे जुड़ी सारी बड़ी खबरें भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ कई सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पार्टी छोड़ने को लेकर जिस तरीके का जश्न गोदी मीडिया में मनता है, ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी के लोग हैं, कोई पत्रकार नहीं है। अमन चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अब सिर्फ सचिन पायलट बचे हैं। इस पर राहुल गांधी 2.0 ने कहा कि पत्रकारिता को लेकर तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि फलाना बचा हुआ है, सबके मुंह में सरकारी बिस्कुट फंसे हुए हैं। इस पर लोगों ने जमकर टिप्पणियां की है। दोस्तों, पूरे मामले पर आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि गोदी मीडिया के जो जश्न दिखाई देते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जानने के बाद, क्या आपको लगता है कि देश के अंदर आज भी गोदी मीडिया थोड़ा निष्पक्ष होने की कोशिश कर सकता है या ऐसा ही चलता रहेगा? साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है बंदी संजय, उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, उनको एक साथ मिलकर बीआरएस पार्टी को खत्म करना चाहिए। यानी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद भाजपा के नेता कांग्रेस पार्टी से कह रहे हैं कि आप हमसे मत लड़िए, बल्कि बीआरएस पार्टी से लड़कर बीआरएस को खत्म करते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि बीआरएस की सरकार को हटाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। अब क्योंकि कांग्रेस की सरकार बन गई है तो राज्य के अंदर
कांग्रेस और बीआरएस के बीच में मुकाबला जनता मानती है। भाजपा इस लड़ाई से ही एकदम बाहर हो चुकी है दोस्तों। तो अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बीआरएस पार्टी को खत्म कर देते हैं। हालांकि ये बातें एकदम बेफिजूल की है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका अपना चैनल, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।